दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। मेवाड़ का इतिहास अपने पढ़ रहे थे दोस्तों। जो आपकी राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम दे रही हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज आपके जो राजस्थान का जो मेवाड़ का इतिहास है उसका पार्ट 4 यहाँ पे अपने दोस्तों करने वाले हैं। अब पार्ट 4 में जो आज अपना जो स्पेशल है, अपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आज शूरवीर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी चर्चाएं दोस्तों विश्व तक विख्यात है। उनके बारे में आज जानेंगे पूरा अच्छे से। लास्ट लेक्चर में क्या है दोस्तों, हमने उदय सिंह तक यहाँ पे कवर अप कर लिया था। अब जो उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है 1572 में। तो इससे पहले दोस्तों अगर अपने बात करें तो ये क्या करते हैं कि आ, ये उदय सिंह अपने जो उत्तराधिकारी किसे बनाते हैं, ये बनाते हैं दोस्तों जगमाल को। ठीक है, जो कि अपने इनकी रानी धीराबाई है, इनके पुत्र होते हैं। लेकिन जो सरदार है वो इन्हें स्वीकार नहीं करते, ये उत्तराधिकारी इन्हें बनाते हैं। लेकिन जो जयवंताबाई है, इनके पुत्र आते हैं महाराणा प्रताप। ये जो अक्खेराज हैं, इनके साथ मिलकर यहाँ पे महाराणा प्रताप को गद्दी पे भी बिठा दिया जाता है। अब दोस्तों जो अकबर था उसका मेन मकसद ये था कि महाराणा प्रताप को मुगल अधीनता, पूरे मेवाड़ को कब्जे में लेना। पूरे मेवाड़ पे उसने अधिकार नहीं किया था। इसके अलावा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करना, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं रहा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, जो प्रताप है, जो महाराणा प्रताप आते हैं, ये मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में कीका के नाम से विख्यात थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है, कीका, कीका के नाम से ये विख्यात थे। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें दोस्तों, तो राज्य अभिषेक हुआ। अब सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इनका जो शासन काल है दोस्तों, ये रहता है 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। जन्म इनका 9 मई 1540 ईस्वी को माना जाता है। राज्य अभिषेक की बात करें तो दोस्तों गोगुंदा में होता है। घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम जो इनके आता है दोस्तों, राम प्रसाद आता है। ये दोस्तों क्या है कि जंगलों में, घाटियों में, पहाड़ों में रहकर अपना कठोर जीवन बिताते हैं, क्योंकि जो मेवाड़ था ना, उसकी आर्थिक स्थिति यहाँ पे सही नहीं थी। अब अगर अपने बात करें दोस्तों, अब अकबर क्या है, ये चाहता था कि अब महाराणा प्रताप के पास दो ऑप्शन थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और आराम से अपना रहे सुविधापूर्ण। लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्र रहकर अपने देश और गौरव की रक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पे संघर्ष का रास्ता ही यहाँ पे चुना, और अंतिम समय तक यहाँ पे वो संघर्ष करते रहे। अगर अपने बात करें दोस्तों, ये कीका के नाम से विख्यात थे, ये सारी चीज़ें अपनों ने पढ़ी ली है। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, दिल्ली का अकबर, तो ये यहाँ पे अधीनता स्वीकार करने में यहाँ पे विफल रहता है। अब अगर अपने बात करें, अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों 1572 से 76 के मध्य है ना, अकबर चार शिष्टमंडल में चार बंदे भेजता है अपने। उनको कहता है कि आप महाराणा प्रताप को कहो कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। तो वो कौन कौन से है ये भी पूछा जाता है। तो 1572 से 76 के मध्य भेजे जाते हैं दोस्तों, समझाने भेजा जाता है या अधीनता स्वीकार करने। लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ पे कोई भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। जमा भट्टो से याद रख सकते हो आप। कैसे याद रखोगे? जमा भट्टो। जैसे आपका दोस्तों जलाल खां हो जाएगा, मैं से मान सिंह हो जाएगा, माँ से, और भय से भगवंत दास। दो मान सिंह और भगवंत दास है, ये कहाँ के शासक है दोस्तों? दोनों और दोनों आमेर के शासक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध पड़ेंगे उसमें मान सिंह नेतृत्व करेगा, उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। फिर लास्ट में दोस्तों जो आता है वो टोडरमल आता है। ठीक है, तो अब दोस्तों इनके जो 1576 की बात थी, तो महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का यही टारगेट था कि अपने को स्वतंत्र रहना है और अंतिम समय तक यहाँ पे संघर्ष करते रहना है। अब 1576 ईस्वी में अकबर प्लान करता है अजमेर के किले में। ठीक है, अजमेर पहुंचता है और मेवाड़ अभियान की पूरी यहाँ पे प्लानिंग करता है। और जो मेवाड़ अभियान है, इसका नेतृत्व किसको सौंपता है? ये मान सिंह को सौंपता है, जो कि यहाँ पे आमेर का शासक है। मान सिंह उसको सौंपता है। ठीक है, जो पहले अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हल्दी घाटी युद्ध। अब जो दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध है, ये 1576 ईस्वी में हुआ था। इसकी अगर डेट की बात करें तो कई जगह आपको ये 18 जून मिल जाएगी, कई जगह आपको ये दोस्तों 21 जून भी मिल जाएगी। बाकी 1576 है ये याद रखना है अपने को। जो याद रखना है 1576 जो सन है हल्दी घाटी युद्ध का, वो याद रखना है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों, अनिर्णायक युद्ध कहलाता है, क्योंकि सीधा सीधा जो टारगेट है मेन अकबर का है कि
महाराणा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करना, महाराणा प्रताप को पकड़ना, लेकिन इसमें वो हमेशा ही असफल रहता है। अब हल्दी घाटी युद्ध की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने को दोस्तों क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो जो हरावल बाग होता है, हरावल क्या होता है, सेना के आगे का भाग, सेना का जो अग्रभाग है, इसका नेतृत्व यहाँ पे कौन करता है, हकीम खां सूरी आता है, ये नेतृत्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। जाला बिदा, पुंजा, ये सारे होते हैं। अब जाला बिदा को इसके अपने बात करेंगे बाद में, राजचिन्ह की। अब यहाँ पे दोस्तों जो रणनीति बनती है ये अजमेर में बनती है, दिल्ली का शासक यहाँ पे अकबर होता है। अब मान सिंह पूरा नेतृत्व करता है यहाँ पे। अब अगर अपने बात करें तो तैयारी के साथ ये उदयपुर की ओर बढ़ा, पता बनास नदी के तट पर मोलोला में अपना सैन्य शिविर भी लगाया, और प्रताप भी अपनी सेना के साथ दोस्तों यहाँ पे लोसिंग पहुँच गया। अब इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों जो युद्ध है ये अ, मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ ये हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और हरावल सेना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा मुगल सेना में हरावल में सैयद हाशिम बरा था। अब यहाँ पे जो हरावल था, ये देखो दोस्तों, यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि ये जो हरावल था वो हाशिम बरा था, और मेन हाशिम बरा ही आता है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ दो थे, आसफ खां और जगन्नाथ कछावा थे। मतलब इनको जो मान सिंह था उस पर भी इतना पूरा विश्वास नहीं था मुगलों को। अब अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक, क्योंकि ये हरावल में अपने बंदे को ही रखता है, देखो यहीं से चीज़ें स्पष्ट होती जाती है। अब इनके साथ है ना दोस्तों एक बदायूनी आया था, ठीक है, बदायूनी, जो स्वयं यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मुगल सेना की ओर से लड़ रहा था, और अपना ग्रंथ आता है उसका एक, मुंतखब उत तवारीख, आगे लिखा होगा। तो उस ग्रंथ में है ना इसने लिखा है वर्णन करते हुए कि पहले तो जो मुगल सेना है ना पूरी घबराकर भेड़ों की झुंड की तरह यहाँ पे भागने लगी थी, ठीक है। इसे देखते हुए ना फिर वो मिहित्र खां आता है, ये चिल्लाता होता कहता है कि बादशाह सलामत एक बड़ी सेना के साथ स्वयं आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाता है सेना का ऑटोमेटिकली। तो बादशाह खुद आ रहा है और एक और सेना बैकअप प्लान लेके आ रही है, तो सीधी बात है कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन इनका मेन टारगेट था महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करना। अब अपने बात कर लेते हैं इससे पहले जो राज चिन्ह जो दिए जाला बेदा को, ये आपको याद रखना ही है। लेकिन इससे पहले जो घटना एक कहानी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों महाराणा प्रताप है। अब महाराणा प्रताप आपको दिख रहे होंगे चेतक पे, ये चेतक पे लड़ रहे थे, और मुगल सेनापति जो है मान सिंह, अपना हाथी आता है इसका मर्दाना, तो इसके हाथी का नाम भी कई बार पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो जो मान सिंह है ये है मान सिंह, मान सिंह का हाथी आता है मर्दाना। अब जो चेतक है ये जो अपने पैर है ये हाथी पे टिका देता है, और यहाँ पे महाराणा प्रताप एक भाले का वार करते हैं, लेकिन ये जो मान सिंह है ना ये बच जाता है, ठीक है। जो मान सिंह है पूरा एकदम नीचे हो जाता है, ओहदे में झुककर बच जाता है, लेकिन इसका जो ये महावत है ना ये मारा जाता है। तो इसका तो अपने कोई मतलब नहीं है याद रखने का, बता रहा हूँ कि जो महावत मारा जाता है और जो मान सिंह बच जाता है यहाँ पे बाल बाल। अब अगर अपने बात करें दोस्तों, इस हमले से क्या हुआ कि मान सिंह के हाथी की सूंड पर बंधे जो खंजर थे ना उस पे चेतक का एक पैर भी कट गया था। अब उस जख्मी पैर को लेके ही है ना जो महाराणा प्रताप है फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि वो अपने पहले जो राज चिन्ह है वो दे देते हैं, जाला बिद्दा को दे देते हैं, ठीक है। जो कि जाला बिद्दा है, जाला मन्ना व जाला मान के नाम से भी यहाँ पे दोस्तों प्रसिद्ध था, और प्रताप का मुकुट धारण कर लेते हैं, और प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया जाता है कि आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। और यहाँ पे जो जाला विद्या है ये वीर गति को भी यहाँ पे दोस्तों प्राप्त होते हैं लड़ते हुए। इसकी अगर बात करें दोस्तों बाद में क्या घटना होती है, राणा प्रताप भूमि से बाहर निकलकर गोविंदा की ओर चलते हैं, मगर जो टूटी टांग से चेतक फिर भी यहाँ पे ज़्यादा दूरी नहीं ले जा सका। लेकिन अंत में दोस्तों चेतक ने भी यहाँ पे दम तोड़ दिया, और लास्ट में दोस्तों चेतक ने एक बहुत लंबी छलांग भी मारी थी। और जो हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव है वहाँ आपको चेतक का समाधि स्थल भी मिल जाएगा। कहाँ पे, तो झाला विद्या तो वीर गति को यहाँ पे प्राप्त हो गए। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों, ठीक है,
ये तो बातें सारी हमने पढ़ी ली। महाराणा प्रताप गुगुंता की ओर चले गए और चेतक के ने यहाँ पे प्राण त्याग दिए, जिसका समाधि स्थल आपको कहाँ मिलेगा, बलीचा गांव में। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कि बलीचा गांव में समाधि स्थल आपको मिलेगा। अगर अपने बात करें दोस्तों युद्ध के परिणाम की, तो इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। वैसे अपनी बात करें तो इसको अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि मान सिंह की लड़ाई में प्रारंभिक उद्देश्यों में ही असफल रही थी। क्या उद्देश्य था कि प्रताप को बंदी बनाना है और मेवाड़ को अपने अधीन करना है, जिसमें वो पूर्णतः असफल रहा। महाराणा प्रताप को वह किसी भी प्रकार से ना तो बंदी बना सका, ना ही उसे अधीनता स्वीकार करवा सका। अब इसके बाद भी क्या होता है कि दोस्तों ये सारी बातें होती है ना, अब अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के परिणामों से यहाँ पे संतुष्ट नहीं था। अकबर खुद यहाँ पे संतुष्ट नहीं था, इसलिए दोस्तों इसे कहते हैं अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। ठीक है, अनिर्णायक युद्ध। अब अकबर यहाँ पे खुद संतुष्ट नहीं था कि अब उसने अधीनता भी स्वीकार नहीं की, कुछ नहीं किया। फिर वो खुद यहाँ पे प्रताप को घेरने के लिए ना पहुंचा, बहुत प्रयत्न किए उसने, लेकिन वो बार बार क्या है कि दोस्तों यहाँ पे असफल होता गया। अब फिर 1577 में क्या होता है दोस्तों, वो भेजता है शाह बकाज को मेवाड़ में। ठीक है, अब सबसे पहले उससे पहले अपने थोड़ा जान लेते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध को संज्ञा किसकी दी। टोड यहाँ पे कहता है इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली। क्या कहता है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। अगर थर्मोपल्ली की युद्ध की बात करें तो दोस्तों अगर आपसे ये भी पूछ ले तो 480 ईस्वी में हुआ था ये, जो कि यूनान में फारसी आक्रमण के दौरान स्पार्टा के राजा लियोनिडास और फारसी शासक यहाँ पे शहरयार्स के मध्य दोस्तों ये हुआ था 480 ईस्वी में। जो थर्मोपल्ली का युद्ध है अगर अपने बात करें तो यूनान में हुआ था। कहाँ पे, यूनान में। तुम अपने को तो बस इतना याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि मेवाड़ का जो थर्मोपल्ली है वो किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। अबुल फजल इसे क्या बोलता है, खमनोर का युद्ध। क्या बोलता है इसे, खमनोर का युद्ध बोलता है। और बदायूनी इसे बोलता है दोस्तों गोगुंदा का युद्ध। तो अकबर यहाँ पे संतुष्ट नहीं था, यही बात अपने यहाँ पे कर रहे थे। ये नहीं था तो अब 1576 ईस्वी में स्वयं गोगुंदा पहुंचा, बहुत प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे असफल रहता है जो अकबर। ठीक है, कुछ यहाँ पे उसे प्राप्त नहीं होता। अब इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप यहाँ पे चावंड को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, इसको चावंड को राजधानी बना लेते हैं इस युद्ध के बाद। अब जो चावंड राजधानी रहती है लास्ट तक रहेगी। अब 1577 में अकबर का शाहबाज खां को मेवाड़ भेजते हैं। संघर्ष के बाद 1578 में ये कुंभलगढ़ दुर्ग पे अधिकार भी कर लेता है, लेकिन ये अकबर को नहीं पकड़ पाता, ना ही अधीनता स्वीकार। फिर 1578 में दूसरी बार आता है, 79 में तीसरी बार आया, लेकिन प्रताप को पकड़ने में दोस्तों यहाँ पे असफल रहा। महाराणा प्रताप को ये अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका। इसके बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भी मेवाड़ भेजा। ठीक है, अब यहाँ पे जो खान खाना आता है ना वो शेरपुर को अपना ठिकाना बना लेता है। अब यहाँ पे इनके जो महाराणा प्रताप है इनके बेटे आते हैं अमर सिंह। ये क्या करते हैं कि खान खाना जो होता है ना, अब्दुल रहीम खान खाना, ये देखो अगर अपने बात करें तो इसके बाद प्रताप यहाँ पे अपना प्रभुत्व वापिस स्थापित करने लग जाता है वो, क्योंकि वो अपनी माथा बच्ची करके चल जाता है, उसके हाथ को नहीं लगता। अब मेवाड़ की बात करें तो अब यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना यहाँ पे शेरपुर को ठिकाना बनाता है। अब 1580 में जो अमर सिंह आते हैं इनके पुत्र महाराणा प्रताप के, ये इनके परिवार की महिलाओं को या इनके साथ ही सबको अनाबंदी बना लेते हैं। तो महाराणा प्रताप की मानता देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस घटनाक्रम की जानकारी मिलने पे है ना महिलाओं को सहसम्मान यहाँ पे खान खाना के पास भिजवा दिया। ठीक है, भले ही उनकी सेनाओं ने मेवाड़ के जितने भी लोग हैं उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया हो, लेकिन उन्होंने अपना व्यवहार एकदम सही रखा। फिर बात आती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दिवेर का युद्ध, 1582 की बात आती है। अब बनेंगे अपने दिवेर का युद्ध, बात है 1582 ईस्वी की। अब दोस्तों जो 1582 ईस्वी का दिवेर का युद्ध है, मेवाड़ में इधर होते हैं महाराणा प्रताप शासक, अमर सिंह इनका पुत्र होता है। दिवेर में की बात करें तो ठीक है, अकबर का चाचा लड़ने आता है, अकबर की तरफ से मेन अकबर ही आता है, कोई लड़ने आए ये तो बाहर निकलते ही नहीं सके भी। एक चीज़ आपने दोस्तों देखी होगी, जितने भी युद्ध हो रहे हैं यहाँ पे, मेवाड़ का हो मारवाड़ का हो, अपने राजस्थान के जितने भी शासक है खुद लड़ने जा रहे हैं, लेकिन मुगल जो भी यहाँ पे जो शासक है वो कभी नहीं आ रहा डर के मारे।
उसको पता है कि मैदान में गया इसीलिए वो लंबा राज कर गए, ठीक है, क्योंकि उनको पता है मैदान में आएंगे मारे जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें दोस्तों, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह आता है, तो ये जो चाचा है अकबर का सुल्तान का, इसको मात्र एक भाले के वार से यहाँ पे सल्टा देता है और परलोक पहुंचा देता है सीधा, सिर्फ एक भाले के ही वार से, सिंगल सिंगल वार से ही, ठीक है। इतनी ताकत से यहाँ पे वार किया जाता है। अब जो दिवेर का युद्ध है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, और थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब दोस्तों जो ये सुल्तान है ना, इसकी सेना के साथ है ना एक और बंदा आया हुआ था, ठीक है। अगर अपने बात करें जो सुल्तान का है, इसकी सेना के साथ यहाँ पे बहलोल खान आया हुआ था, दिवेर के युद्ध की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि ये कहता है कि या तो इसको महाराणा प्रताप के बारे में पता नहीं था कि महाराणा प्रताप चीज़ क्या है, ठीक है। जो अकबर को भी पता था, इसे नहीं पता था। इसने कहा कि लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो। तो महाराणा प्रताप ने दोस्तों तलवार का सिंगल एक ही वार यहाँ पे किया, घोड़े के साथ है ना इसको बीच में से चीर दिया। तभी बोलते हैं कि कहंदे एक बहलोल खान सी घोड़े सन ही पाड़ दिता। फिर बात करें दोस्तों दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जान ली। इसके बाद बात करें 1584 ईस्वी की। अब जो अंतिम अभियान है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ कछवा आमेर का शासक आता है जो प्रताप को कैद करने में अंतिम अभियान में असफल यहाँ पे रहता है। 1584 ईस्वी में पूर्ण रूप से यहाँ पे असफल रहता है। अब 1585 के बाद अकबर खुद यहाँ पे है ना कोई भी अभियान नहीं भेज सका। फिर 1585 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को शेष राज्य वापस अपने अधिकार में दोस्तों यहाँ पे ले लेता है। और 19 जनवरी दोस्तों 1597 को महाराणा प्रताप अपने जो श्वास है वो त्याग देते हैं, ठीक है। जो इनकी मृत्यु है 19 जनवरी 1597 को होती है। दाह संस्कार इनका चावंड के पास यहाँ पे बांडोली गांव आता है, वहाँ पे इनका अग्नि संस्कार किया गया। तो सबसे अधिक सम्मानीय और गौरवान्वित इतिहास है। तो काम ऐसा करो दोस्तों कि इतनी पीढ़ियाँ याद रखे। इनके लिए बहुत सारी संज्ञा दी जाती है, स्वतंत्रता का पुजारी, रण कुशल, स्वार्थ त्यागी, सच्चा वीर, उदार क्षत्रिय। इन सभी गुणों के कारण अकबर को, जो उस समय संसार का सबसे शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न सम्राट था, अपने छोटे राज्य के बल पर वर्षों तक परेशान करता रहा, लेकिन उसने कभी अधीनता नहीं स्वीकार की दोस्तों, ठीक है। और अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या उज्जवल विजय या उसके कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हो। तो हर जगह आपको जहाँ भी जाओगे आपको मेवाड़ में तो महाराणा प्रताप हर जगह आपको महाराणा प्रताप ही गूंजता हुआ मिलेगा। अगर अपने बात करें दोस्तों, जो हमने कहा कि इसे मेवाड़ का मैराथन कहा, तो जो मैराथन का युद्ध है ये भी यूनान व फारस के मध्य हुआ था, जिसमें फारस को हार का सामना करना पड़ा था। ये हुआ था आपके 490 ईस्वी में। ये नहीं याद रखना आपको, अपने को तो ये याद रखना है कि मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, जो कि 1582 ईस्वी में हुआ। अपने को ये याद रखना है। अब लास्ट में दोस्तों दुर्सा आड्डा है ना, ये भी एक दोहा कहते हैं इनके लिए, अगर अपने बात करें। अब यहाँ पे दोस्तों जो दुर्सा अड्डा ये लिखते हैं कि अस ले गयो अण दाग और पाग ले गयो अणनामी, मतलब कि तने अपने घोड़े की साई दाग नहीं लगने दिया, अपने पगड़ी पे कभी किसी के सामने आप नहीं झुकाई, और गो आड़ा गवड़ाए जिको बैतो दुर्बामी, मतलब किसी के सामने अपने राज्य के दूरे को अपने बाएं से और से साइड से चलाते रहे महाराणा प्रताप, और किसी के सामने आप नहीं झुके और तू अपने यश के गीत गवा गया। इसके अलावा नवरोजा न गयो न गो आतशा नवल्ली न गो जरोका हेठ जसू दुनिया जय दहली, मतलब आप ना तो कोई साई जरोके के नीचे रहे, आप जंगलों में भटकते रहे, लेकिन फिर भी दोस्तों आपने यहाँ पे क्या है कि महाराणा प्रताप संघर्ष करते रहे और अधीनता स्वीकार नहीं की, और तेरी श्रेष्ठता के कारण ही दुनिया दहलती रही। गहलोत जीत गयो नयन मूंद रसना डसी, निसास मूक बरिया नयन तो मृत साह प्रताप सी। गहलोत मतलब जो गुहील वंशीय शासक है, इसलिए यहाँ पे इन्हें कहा गया है कि जो अगर अपने बात करें कि तेरी श्रेष्ठता के कारण ही दुनिया दहलती रही। इसके बाद है प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर जो अकबर है ना, उसने भी दांतों तले अपनी जीभ
दबाई थी और नी सांस से छोड़ी और आंखों में आंसू भर गए थे उसके भी। और जो गहलोत यहाँ पे जो राणा प्रताप को कहा गया है कि तेरी विजय हुई और तू जीत गया। महाराणा प्रताप को कहा गया है कि अंत में महाराणा प्रताप की यहाँ पे विजय हुई, महाराणा प्रताप ही जीते। इस प्रकार का जो महाराणा प्रताप का जो तेजस्व था, ये दुर्साहड्डा ने लिखा है, ये दोहा नहीं याद रखना आपको। तो इसी के साथ ही दोस्तों अपने आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाली 1-2 क्लास में आपका जो मेवाड़ का इतिहास है ख़त्म होने वाला है। इसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे मारवाड़ की ओर। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।